नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हाइड्रोपोनिक्स तरीके से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे किसान का अनुभव। ब्रोकली की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों की रोकथाम। स्वाद और फ्लेवर के लिए स्ट्रॉबेरी का नाम ही काफी है। चटक लाल रंग की दिखने वाली स्ट्रॉबेरी जितनी स्वादिष्ट होती है उतनी ही सेहतमंद भी, इसलिए बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। इसी मांग को देखते हुए गांव फतेहपुर जिला भागलपुर के युवा किसान प्रीतम कुमार अपने छोटे से क्षेत्र में पॉली हाउस बनाकर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के माध्यम से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनके अनुभव को। बेसिक पहले मशरूम का काम करता हूँ और मशरूम का मार्केटिंग करने के ही दरमियान मुझे जो है कि मेरे बहुत सारे जो लोग थे, जो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी बोलते हैं मार्केट में लोगों को, उनके तरफ से मुझे ये बार बार क्वेरीज आ रहा था कि जब आप हमें मशरूम दे रहे हैं तो आप हमें जो है कि स्ट्रॉबेरी भी दीजिए। तो मैंने पहले उनके बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, बट जब कंटिन्यू ये मुझे फीडबैक मिलना शुरू हुआ, मतलब लोगों की तरफ से ये क्वेरीज आना शुरू हुआ, तो मैंने फिर इस चीज़ को गंभीरता से लेकर के फिर मैं मार्केट सर्च किया और देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ इस फील्ड में। इसके बाद मुझे ये आइडिया है कि अब तो स्ट्रॉबेरी करना चाहिए, लेकिन बट स्ट्रॉबेरी करेंगे कैसे, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत सारी जगह की ज़रूरत होती थी। जो मुझे पहले आइडिया था तो इसका कुछ था नहीं। तब फिर मैंने बहुत जगह सर्च वगैरह किया कि कहाँ से क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मुझे ये आइडिया आया कि नहीं, एक ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कि कम से कम जगह में, जो आप ये हमारा देख रही है मुश्किल से 800 स्क्वायर फीट में है, और इतने कम से कम जगह में भी अच्छे से मतलब अधिक से अधिक पौधों को लगाया जा सकता है। स्ट्रॉबेरी की खेती ये किसान प्रयोग के तौर पर बिना मिट्टी के कर रहे हैं, लेकिन यह तकनीक कई किसानों ने अपनाया है, जिनको खुले खेत की तुलना में 3 से 4 गुना तक उपज मिला है। यानी यह तकनीक सफल है और इस तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स नाम दिया गया है। तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे जानकारी मिला कि उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी, जिसमें कि एनएफटी सिस्टम होता है, डीएफटी सिस्टम होता है और ग्रो बैग होता है। तो एनएफटी अलग होता है और ग्रो बैग जो होता है वो अलग होता है। तो बहुत बेसिक अंतर है इसमें, ये ट्रेनिंग्स का पार्ट है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ग्रो बैग से ही करना चाहिए। तो आप जो ये देख रहे हैं ये ग्रो बैग सिस्टम बोलते हैं इसको। हालांकि सारा का सारा सिस्टम वैसे ही है। ये जो आप पाइप वगैरह देख रहे हैं ये वाटर सिस्टम ही है, हाइड्रोपोनिक्स इसलिए बोलते हैं इसको। और तब से मैंने इसको शुरुआत किया और अभी ये हमारा फर्स्ट क्रॉप ही है, जो कि आप देख रहे हैं कि अभी आ ही रहा है। फूल भी देख रहे हैं, साथ में छोटा छोटा फल भी है जो भी आ ही रहा है। अगले मंथ तक ये पकना भी शुरुआत हो जाएगा। वैरायटी नेम सर 3-4 वैरायटियाँ हैं, जैसे कि आपका विंटर डाउन हो गया, कामा रोजा हो गया, नावेला हो गया, ये चार्ली हो गया। ये 4 वैरायटियाँ हैं जो कि मैं अभी इसमें से आप देख पा रहे हैं। एक पौधे पे सर सब कुछ करके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लगा के 12 से 15 रुपया के आसपास कॉस्ट आता है सर। और जैसे जैसे आगे आएगा समझ में आएगा कि हाँ ये मेरे लिए बेटर है और अच्छा फीडबैक रहा तो मैं दूसरी जगह भी इसे बड़े स्तर पे करूँगा। फिर 800 वर्ग फीट यानी 75 वर्ग मीटर एरिया पर बांस द्वारा नेट हाउस बनाया है, जिस पर खर्च बहुत कम आता है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में इन्होंने प्लास्टिक पाइप की जगह पर लागत कम करने के लिए तकनीक में थोड़ा बदलाव किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आप जो ये टेक्नोलॉजी देख रहे हैं इसमें एक 800 स्क्वायर फीट में मैं टोटल का टोटल 3000 प्लांट ले पा रहा हूँ, क्योंकि 3000 अगर मुझे ज़मीन में लगाना होता तो काफ़ी बड़े ज़मीन की ज़रूरत होती। बट मैं आपको इस 800 स्क्वायर फीट में आप जगह देख ही रहे हैं, थोड़ा सा आप विजुअल देख सकते हैं, इतना में ही है जो कि अभी तक मैंने 3000 पौधे लगा रखा हूँ। इसको मिट्टी से कोई संपर्क नहीं होता है,
तो ये जो काम होता है कम्प्लीटली आपका जो है कोकोपीट जिसको बोलते हैं, नारियल का जो बुरादा होता है उस पे काम होता है। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम ग्रो बैग बोलते हैं। ग्रो बैग में पहले कोकोपीट को फुला करके ड्रेंचिंग कर करके, दैट मीन्स कि उसके अंदर में जो नमक का मात्रा रहता है उसे पहले ख़त्म कर देते हैं, फिर उसके बाद इसमें सुखा करके फिल कर दिया जाता है। अब फिल करने के बाद जो ये आप पौधा देख रहे हैं ये हम लोग बाहर से मंगाते हैं। बाहर से मंगा करके कुछ दिन के बाद इस पर दवाई वगैरह थोड़ा जो कीटनाशक फंगीसाइड होता है स्प्रे कर करके फिर उसको छोटे से नेट पॉट से निकाल करके फिर इस ग्रो बैग में डाल दिया जाता है। ये हमारा लगाने का तरीका होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो छोटा छोटा पाइप देख रहे हैं और ये जो पाइप है ये वाटर सिस्टम है। जब गाछ लग जाता है तो उस समय तो हमारा कोकोपीट भींगा हुआ रहता है, इसलिए तुरंत इसको न्यूट्रिशंस की जरूरत नहीं होती है। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद फिर इसे न्यूट्रिशंस दिया जाता है, जो कि ये एक पानी का टंकी है, उसमें मोटर लगा हुआ है, वहाँ पर ही सारा न्यूट्रिशंस बना के दे दिया जाता है। वहाँ पर से जैसे ही मोटर ऑन होता है ये पाइप के माध्यम से आप जो देख रहे हैं ये 4 वे लगा हुआ है, ये 2 बैग में एक ही साथ जाता है। पहले वो पानी इसमें आता है, इसके बाद इसमें आता है, ताकि ये कितना उसमें जरूरत है उसी के हिसाब से ये पानी जाता है। ये सिस्टम है हमारा। 15 सितंबर से हम लोग इसको प्लांटेशन कर देते हैं और ये कम से कम किसी भी तरह से चलेगा तो मिड अप्रैल तो जरूर जाएगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर से भी यहाँ का अंदर टेम्परेचर में अंतर आ जाता है, तो हम लॉन्ग टाइम तक इसको यहाँ पे ले सकते हैं। ये बेनिफिट है सर यहाँ पे। ये जो फलन शुरू हुआ है तो ये अभी अप्रैल तक ऐसे ही फल आते रहेंगे, टूटते रहेंगे, फल आते रहेंगे और टूटते रहेंगे। दूसरा चीज़ क्या हो जाता है कि बाहर में जो पौधा होता है तो बाहर के पौधे में थोड़ा सा ये दिक्कतें होती है कि बाहर में जो बीमारियां होती है वो ज़्यादा लगता है, यहाँ पे बीमारियों का चांस जो होता है वो कम होता है। कभी कभी जब नमी ज़्यादा रह जाता है या जो पौधा लगता है तो क्राउन के ऊपर में अगर कभी कोकोपीट चला जाता है तो वो पौधा मरने लगता है। तो ये चीज़ें होती है कि जो अब जैसे लेबर वगैरह है काम कर रहा है, एक को तो हमने बता दिया कि ऐसे लगाना है, बट है क्या कि थोड़ा सा भी ध्यान से अगर ये उतर गया और क्राउन के ऊपर, ये इस एरिया को हम लोग क्राउन बोलते हैं, अगर उस पर कोकोपीट चला गया और वो भाग ढक जाता है तो वो पौधा धीरे धीरे डेड करने लगता है। तो ये पहली गलतियां होती है। तो जो भी अभी खर्च निकलेगा वो हम देख लेते हैं कि क्या आता है, क्योंकि 3000 पौधे हैं तो कितना भी बुरा रहेगा तो कम से कम हमारा खर्च तो पूरे सेटअप का खर्च निकल जाएगा। बट क्या है कि सेटअप का कॉस्ट तो एक बार लगा, ये तो बार बार रोज लगने को नहीं है। लेकिन ये जैसे ही स्ट्रॉबेरी खत्म होगा तो ये ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे फिर दूसरा क्रॉप हम ले सकते हैं, कोई दूसरा भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे पालक ले सकते हैं, धनिया ले सकते हैं, पुदीना ले सकते हैं, कुछ लीफीदार जो सब्जियाँ होती है वो लगा सकते हैं। तो इसमें हम बहुत सारा कुछ भी लगा सकते हैं, जो कि बाहर इन्वायरमेंटल में अगर गर्मी के समय में नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा टेम्परेचर का अगर अंतर आ रहा है तो अगर वो टेम्परेचर इसके लायक सफिशिएंट है तो वो भी यहाँ पे उगेगा। अगर इतने एरिया से उपज और आय की बात की जाए तो 3000 पौधे इन्होंने लगाया है और एक पौधा नेट हाउस में कम से कम 2 से 3 किलोग्राम तक उपज दे सकता है, क्योंकि खुले खेत में एक पौधे से 600 से 800 ग्राम उपज मिलता है। अगर इनको एक पौधे से उपज 2 किलोग्राम भी मान कर चले तो इन्हें कुल उपज 60 क्विंटल तक मिल सकती है और औसतन 200 रुपए प्रति किलोग्राम के औसत बाजार भाव से इनको कुल 12 लाख रुपए तक मिल सकता है, जो कि लागत के हिसाब से बहुत ही अच्छी आय है। तो ये आराम से कोई भी परिवार जिनका कि घर है 1000 स्क्वायर फीट का, वो अपने छत पे भी इसको कर सकता है। चाहे वो अपने एरिया हो, कहीं दूर में भी लगाना हो, कमर्शियल प्रोडक्शन करना चाह रहा हो या घर पे ही करना चाह रहा हो, छोटा से शुरुआत करना चाह रहा हो, तो वो दोनों में से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। हम उनको दोनों में सपोर्ट करेंगे, मार्केटिंग में भी सपोर्ट करेंगे, प्लस यूनिट लगाने में भी सपोर्ट करेंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। ब्रोकली की खेती का चलन तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल जाती है। लेकिन इस फसल में भी अन्य फसलों की भांति कई रोगों का प्रकोप होता है, जो कि फसल को काफी प्रभावित करते हैं। इसलिए समय रहते रोगों की पहचान कर उनकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद अंसारी।
फसलों की बात करें तो उनमें एक ब्रोकली एक महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है और ये प्रायः ठंडी में उगाई जाती है अपने क्षेत्रों में। ब्रोकली की फसल में बहुत तरीके की बीमारियां आती हैं। यदि हम नर्सरी अवस्था से ही बात करें तो इनमें बीमारी आनी शुरू होती है और फसल की कटाई तक इसमें कुछ न कुछ बीमारियां हमको दिखाई देती रहती हैं। पाउडरी मिल्ड्यू एक फफूंदी जनित रोग है और यह बहुत गंभीर हो सकती है क्योंकि इसकी वजह से फसल को बहुत नुकसान होता है। उपयुक्त तापमान और नमी की स्थिति में पत्तियों की ऊपरी सतह पर आटे जैसी एक पाउडरी परत विकसित हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। इससे रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बीमारी है, जब हमारी रोपाई हो जाती है खेत के अंदर तो हम लोग देखते हैं कि पत्तियों में एक अल्टरनेरिया धब्बा दिखाई देता है, जो एक गोल रिंग के आकार का हम लोगों को खेत के अंदर अक्सर दिखाई देता है। तो उसमें क्या होता है कि जो निचली पत्तियां होती हैं, पौधों की जो निचली पत्तियां होती हैं, उनमें ये लक्षण बहुत अच्छी तरीके से हम लोग देखते हैं उसके अंदर। तो उसमें एक काले गोल रिंग जो धब्बेदार जो है एक स्पॉट बनते हैं और वो स्पॉट पूरे पत्ती पर देखते देखते पूरे फैल जाते हैं। और इसको पहचानने का एक और सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि जो धब्बा है उनके चारों तरफ एक पीले गोल रंग की एक रिंग की आकृति दिखाई देती है, जिससे ये पता चलता है कि ये अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट ही इसके अंदर लगा हुआ है। तो इसके प्रबंधन के लिए सबसे उचित तरीका यह है कि जब भी हम लोग खेत में ब्रोकली लगाएं, जब भी इसके अंदर निराई और गुड़ाई का कार्य करें तो उसमें जो संक्रमित पत्तियां हैं जिनके ऊपर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन पत्तियों को पौधे से तोड़ करके अलग कर देना है और उनको एक जगह पे इकट्ठा करके रखना है, खेत में उनको नहीं छोड़ना है। तो यदि हम लोग पत्ती को में तोड़ देते हैं और खेत में सफाई रखते हैं तो इस बीमारी का लक्षण कम दिखाई देता है, दूसरे पत्तियों पर इनका संक्रमण कम हो पाता है। इसके बाद भी अगर हम लोगों को लक्षण अगर कहीं पे हम लोगों को पत्तियों पर दिखाई देते हैं तो हम लोग इसमें कवकनाशियों का फंजीसाइड का छिड़काव करना आवश्यक होता है। इसमें हम लोग मैंकोजेब दवा जो आती है, मैंकोजेब दवा का हम लोग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका हम लोग खेत में छिड़काव करेंगे तो इससे निश्चित तौर पर यह बीमारी कम हो जाएगी। बीमारियों पर नियंत्रण पाने के लिए जरूरी उपायों को अपनाना चाहिए। बुआई से पहले रोगरोधी किस्मों का चयन करें और नर्सरी में बीजों की बुआई करते समय कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके ही बोएं, जिससे नर्सरी में रोगों के लगने की संभावना कम रहती है। ब्रोकली की रोपाई उचित दूरी पर करना चाहिए। साथ ही खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें, क्योंकि खरपतवार कीट और रोगों को पनपने को बढ़ावा देते हैं। सही मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग करें। खेत में जल निकास की व्यवस्था उचित रखनी चाहिए। यदि हम लोग बैक्टीरिया जनित बीमारियों की बात करें तो इसके अंदर एक सबसे बड़ी समस्या आती है ब्लैक रॉट की। ब्लैक रॉट की बीमारी जो हम लोगों को दिखती है गोभी वर्गीय फसलों में, जिसमें ब्रोकली में भी ये बहुत बड़ी समस्या है। उसमें पत्तियों पर वी आकार के एक आकृति बनती है, जो स्पॉट होते हैं वी, अंग्रेजी के वी आकार के, जो पत्ती को पूरी तरीके से झुलसाते हैं। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे पूरी पत्ती पर फैल जाता है और पत्तियों में पीलापन का एक भी लक्षण दिखाई देने लगता है। इसको भी रोकने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि यदि हमको संक्रमित पत्ती, अगर हमको निचली पत्तियों में अगर ये रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इनको हम लोगों को तोड़ करके इसको हम लोगों को हटा देना है। दूसरी बात, तो इसके अंदर हम लोग कवकनाशी का भी छिड़काव करेंगे। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा आती है, इसको हम लोग 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका खेत में हम लोग छिड़काव करेंगे। इस बात का हम लोग विशेष ध्यान रखें, जब इसके अंदर जो कर्ड बनने शुरू हो जाए, ब्रोकली बनना शुरू हो जाए इसके अंदर हम लोगों का, तो उस टाइम कवकनाशियों का छिड़काव हम लोग बहुत सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि उस टाइम ब्रोकली हम लोग तोड़ते हैं, उसको डायरेक्ट हम लोग मार्केट में सेल करते हैं, वो खाने वाला एक पार्ट है। तो हम लोग इसमें कवकनाशी का छिड़काव में एक विशेष ध्यान रखेंगे इस बात का। यदि हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इसके अंदर छिड़काव करते हैं तो वो जो वी आकार के जो धब्बे ब्लैक रॉट बन रहे हैं वो काफी कम बनेंगे। आज भारत में खरगोश पालन के प्रति किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। भारी मुनाफे को देखते हुए इस बिजनेस को गांव के पढ़े लिखे नौजवान भी बेझिझक अपना रहे हैं। खास करके छोटे व मंझोले किसान इस बिजनेस को करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पूर्वी सिंहभूम के डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा से।
किसान भाइयों नमस्कार। पशुपालन में खरगोश पालन एक नया तो नहीं कहेंगे, एक पुराना विषय है, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जब किसान इसको अपनाते हैं तो काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने घर में, हम अपने घर के पिछवाड़े में या हम अपने बड़े फार्म में भी इसका पालन कर सकते हैं। अब प्रजातियों की अगर बात करें तो प्रजातियां ऐसी आप रखेंगे जो आपको बाजार में मूल्य दें और उसको बेचने में आसानी हो। आमतौर पर खरगोश की 2 प्रकार की नस्लें होती हैं। पहली मांस उत्पादन के लिए, दूसरी ऊन उत्पादन के लिए। मांस वाली प्रमुख नस्लों में है जैसे न्यूजीलैंड व्हाइट, सोवियत चिंचला, ब्लैक जॉइंट, ग्रे जॉइंट इत्यादि प्रमुख हैं। खरगोश पालन के लिए स्थान का चुनाव जलवायु, खरगोशों की संख्या और उपलब्ध सुविधा आदि के अनुसार करना चाहिए। स्थान का अधिकतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। खरगोश पालन के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां रोशनी की अच्छी व्यवस्था हो। आहार प्रबंधन में आप किचन वेस्ट, वेजिटेबल्स अगर आप खेती करते हैं तो वेजिटेबल वेस्ट, साग सब्जियों का जो बाई प्रोडक्ट है या जो वेस्टेज है उसका हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। फ्रूट्स, फल शामिल कर सकते हैं। अनाज भी देना आवश्यक होता है, तो कंसंट्रेट यानी दाना मिश्रण भी हम लोग इसको इसके आहार में 30 से 40% तक रखें तो उसका प्रदर्शन, उसका ग्रोथ अच्छा प्राप्त होगा। और उसके अलावे खनिज लवण मिश्रण और विटामिन्स और मिनरल मिक्सर्स के साथ का भी आप प्रयोग करेंगे। हल्की नमक भी उसमें डालेंगे तो 2% मिनरल मिक्सर, 1% नमक, कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा के स्रोत करीब 70% एवं प्रोटीन के स्रोत 20 से 25% अगर आप लेके चलते हैं तो आप अच्छा दाना मिश्रण तैयार करके इसका पालन कर सकते हैं। खरगोशों को पिंजड़ों में रखना व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है। पिंजड़ों के माध्यम से खरगोशों को शेड बनाकर घर के पिछवाड़े या आंगन में आसानी से रखा जा सकता है। पिंजड़ों को जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए ताकि उनके नीचे से मलमूत्र की सफाई ठीक प्रकार से हो सके। अधिक संख्या में पिंजड़े होने पर उन्हें एक के ऊपर एक करके बांस या बल्लियों के सहारे रखा जा सकता है। पिंजड़ों के बीच मलमूत्र को दूसरे पिंजड़ों पर गिरने से बचाने के लिए ट्रे लगाने के लिए आवश्यक जगह छोड़ दें। खरगोश के पिंजड़े का आकार 60 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ब्याने वाली मादा का पिंजरा 90 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। प्रसूति हेतु प्रयोग होने वाले नेस्ट बॉक्स का आकार 60 सेंटीमीटर गुना 35 सेंटीमीटर गुना 22 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार के प्रबंध व्यवस्था से खरगोशों को कम स्थान में रखकर उनकी देखभाल अच्छी तरह से की जा सकती है। इनके प्रजनन से संबंधित अगर हम बात करें तो इसमें 5 से 6 मादी खरगोश के ऊपर एक नर खरगोश पर्याप्त होता है जो अच्छा ब्रीडिंग दे सकता है। एक मादी खरगोश चूंकि उसका गर्भाकाल काफ़ी छोटा होता है, वो 1 महीने का उसका गर्भाकाल होता है, 30 से 32 दिन का गर्भाकाल में बहुत अच्छा बच्चा देती हैं। 6 से 12 बच्चा देने का उसका एक रेंज है जो औसतन 8 से 10 बच्चे देती है। व्यावसायिक स्तर पर खरगोश पालन में प्रजनन व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। एक खरगोश का गर्भकाल 30 से 32 दिन का होता है तथा प्रसव के दूसरे दिन ही मादा खरगोश को पुनः गर्भित करवाया जा सकता है। परंतु सामान्य दशा में मादा खरगोश से बच्चों को अलग करने के उपरांत ही पुनः गर्भित करवाना चाहिए। इस प्रकार एक मादा खरगोश से एक वर्ष 4 से 6 बार बच्चे प्राप्त कर सकते हैं तथा प्रत्येक ब्यांत में 6 से 8 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। खरगोश 6 से 7 माह के बाद प्रजनन कराने लायक हो जाते हैं। प्रजनन सुबह व शाम के शांत वातावरण में ही करना चाहिए। मेटिंग के लगभग 14 से 16 दिन पश्चात मादा खरगोश का भ्रूण परीक्षण कर लेना चाहिए। और उसके जो चैम्बर में उसका जो कक्ष है उसमें एक छोटा बक्सा नुमा जरूर रख देंगे ताकि जब बच्चा होने के बाद उसमें हम लोग रख सके बच्चों को। 1.5 किलो के शरीर भार में आ जाते हैं और 5 से 6 महीने में ये लोग मार्केट वेट पे आ सकते हैं, मैच्योरिटी में आ सकते हैं। एक खरगोश जो परिपक्व है जिसका वजन 3 से 4 किलो हो चुका है उसको हम लोग मार्केट में 500-600 रुपया तक में भी बेच सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक अच्छी आमदनी का स्रोत खरगोश साबित हो सकता है। तो किसान भाइयों, अपने इस नए व्यवसाय को आप अपना के स्वरोजगार की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं।
आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि मौसम विभाग, जलवायु परिवर्तन पर उच्च अध्ययन केंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इन क्षेत्रों में आगामी 3 से 4 दिनों तक देर सुबह तक प्रचंड ठंड का प्रकोप बने रहने की संभावना है। उत्तर बिहार के जिलों में रात में मध्यम से घना कुहासा और सुबह में हल्का से मध्यम कुहासा छा सकता है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान मौसम आलू की फसल में पिछेती झुलसा रोग के फैलाव के लिए अनुकूल है। किसान भाई फसल की नियमित रूप से निगरानी करते रहें। इस रोग में फसलों की पत्तियों के किनारे व सिरे से झुलसना प्रारंभ होती है, जिसके कारण पूरा पौधा झुलस जाता है। इससे बचाव के लिए 2 से 2.5 ग्राम मैंकोजेब फुदीनाशक दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। कटवर्म या कजरा पिल्लू कीट का प्रकोप फसल में दिखने पर बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी दवा की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पिछात बोई गई गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के कार्य को प्राथमिकता दें। फसल में जिंक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देने पर 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 1.25 किलोग्राम भुजा हुआ चूना और 12.5 किलोग्राम यूरिया को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। गेहूं की फसल जो 40 से 45 दिनों की हो गई है, उसमें दूसरी सिंचाई कर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। गेहूं की फसल में यदि दीमक का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफास इसी दवा की 2 लीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से 20 से 25 किलोग्राम बालू में मिलाकर खेत में शाम को छिड़क और सिंचाई कर दें। मक्का की जो फसल 50 से 55 दिन की हो गई हो, उसमें सिंचाई कर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन कर मिट्टी चढ़ा दें। मिर्च की फसल में थ्रिप्स कीट की निगरानी करते रहें। इससे बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा या डाइमेथेट 30 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। अरहर की फसल में जिसमें 50% फूल आ गया हो, उसमें फली छेदक कीट की निगरानी करें। इस कीट से बचाव के लिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड दवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। चारे की फसलों जैसे जई, बरसीम और लुसर्न की कटाई 25 से 30 दिनों के अंतर पर करें। प्रत्येक कटाई के बाद सिंचाई करें। सिंचाई के बाद खेतों में 10 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हेसल, जिला रांची के कृषक कुंदन महतो ने। ये बकरियों में पीपीआर रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं।
तो कुंदन महतो जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बकरी पालन अपने आप में एक बहुत ही स्वरोजगार का एक सशक्त माध्यम है, लेकिन बकरी पालन करते वक्त हमारे किसान भाइयों को उसके बीमारी के संबंध में रोकथाम और बचाव के बारे में पूर्णतः जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बकरियों में जो अभी का समय है कि आसपास में बकरियों में महामारी के रूप में PPR का रोग होता है और आप देखते होंगे कि बकरियों को दस्त होने लगता है, मुंह में घाव हो जाता है और बच्चे जो होते हैं वो मर जाते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि हम जो देखते हैं कि बकरियां मरती हैं तो उसमें बकरियां सबसे पहले PPR रोग में शरीर में पानी की कमी, आयंस की कमी की वजह से मरती हैं, बाद में PPR की वजह से मरती हैं। तो सबसे पहले अगर इस तरह का अगर आपकी बकरियों में लक्षण दिखता है तो आप जानते हैं कि एक विषाणु जनित बीमारी है ये। इसका एकमात्र विकल्प ये है कि आप पशुओं को PPR का टीका प्रत्येक वर्ष 1 ml चमड़ी के नीचे आप उसको दे दें। ऐसा करने पर 3 साल तक इस भयावह बीमारी से आपकी बकरियां सुरक्षित रहेंगी। और अगर PPR हो जाता है तो देखिए आप सबसे पहले उनके तो आप ORS का घोल हो इसको दें, और साथ में जो द्वितीय बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके साथ होता है तो उसके साथ आप कोई भी ओफ्लॉक्सासिन TZ और अगर बुखार की समस्या आती है तो उसको आप जो है उसके अनुरूप आप दबा दें। आप देखेंगे कि इस कंडीशन में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बकरियों के मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं, तो आप उसमें आप क्या करें कि बोरिक एसिड पाउडर का घोल जो है आप दें। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं।